नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में होने वाले परिघटनाओं के बारे में अध्ययन किया और साथ साथ हमने क्रांतिक कोण के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियोस में हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आइए समझते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इस प्रकार से जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। इस स्थिति में जो आपतन कोण का मान होता है वह अपवर्तन कोण से छोटा होता है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा होता है, यानी आई का मान जो होता है आर से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अगर मान लीजिए सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को और हम बढ़ाते जाते हैं, इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें जिस आपतन कोण पर ये क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस प्रकार से 90 अंश हो जाता है अपवर्तन कोण का मान। और इस कंडीशन जो आपतन कोण होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, सघन माध्यम बने इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब मान लीजिए हम अगर आपतन कोण को इससे और अधिक बढ़ा दें, तो क्या होता है, अगर हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं तो प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाता है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तब प्रकाश क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाता है, बल्कि यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल है, इससे टकरा करके पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। यही घटना क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप याद रखिएगा, इस प्रकार से प्रकाश जाता है और इस तल से परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस आते हैं। विरल माध्यम है और ये माध्यम क्या है, सघन। ये विरल है और ये सघन है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, स्पष्ट परिभाषा। यदि सघन माध्यम बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, यदि सघन माध्यम बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जा करके दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल से टकरा करके पुनः सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। पहला शर्त, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, इसमें जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तो ये हमें पूर्ण परावर्तन घटना देखने को मिलेगी, यथावत नहीं मिलेगी। तो आइए इसके बाद समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। देखिए, दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं हमें बहुत जगह देखने को मिलती है। जैसे अगर कोई कांच का गोला है तो वो जब चटक जाता है तो चटकने के बाद हमें वो जो भाग जहाँ चटकता है वह भाग हमें चमकीला दिखाई देता है। तो यह किसके कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं, रेगिस्तानों में मरीचिका का बनना अर्थात आभासी जलाशय का होना भी क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। हीरे का चमकना भी एक प्रकार से पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और प्रकाश तंतु एक प्रकार से प्रकाशिक यंत्र होता है, उसका भी निर्माण पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर किया जाता है। तो आइए बारी बारी समझते हैं इन सभी उदाहरणों के बारे में। तो पहला है मरीचिका का बनना। तो मरीचिका का जो निर्माण वो किस प्रकार से होता है। देखिए, मरीचिका का मतलब होता है आभासी तालाब। इसका मतलब कि जहाँ पर तालाब हो ही ना फिर भी वहाँ पे तालाब दिखे, तो ये कहलाता है मरीचिका। देखिए, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान का जो बालू है वो क्या होता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। और उसके गर्म होने के कारण, ध्यान रखिएगा, उसके संपर्क में जो वायु आती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है। और गर्म वायु के अणु क्या होते हैं, पास नहीं होते, बहुत दूर होते हैं। इस कारण वो कौन सा माध्यम हो जाता है, विरल माध्यम हो जाता है। जबकि उसके ऊपर क्या होते हैं, ठंडे वायु होते हैं और वह कौन सा माध्यम बन जाता है, सघन माध्यम।
इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में जो रेत के संपर्क में बालू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विरल माध्यम बन जाते हैं, और उसके ऊपर के माध्यम क्या हो जाते हैं, सघन माध्यम हो जाते हैं। तो मान लीजिए किसी रेगिस्तान में कोई वृक्ष है, मान लीजिए एक रेगिस्तान है, इसमें इस प्रकार से एक वृक्ष है, इस प्रकार से एक वृक्ष है। तो जब कोई प्रेक्षक जो है यहाँ पे इस वृक्ष को देखता है या इस स्थान पर देखता है, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, इस वृक्ष के सिरे से, इस वृक्ष के सिरे से जो प्रकाश किरणें क्या होती है, नीचे की ओर चलती है, इस प्रकार से नीचे की ओर चलती हैं। तो वायु के विभिन्न परतों से, ध्यान रखिएगा, वायु के बहुत सारे परतें होती हैं, और जैसे जैसे ये वायु प्रकाश के नीचे आती हैं, वह सघन माध्यम से किस माध्यम प्रवेश करती है, विरल माध्यम प्रवेश करती है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब यह सतह के एकदम निकटतम वायु के स्थान में पहुंचती है, तो उस कंडीशन में यह एकदम विरल माध्यम जाता है और सघन माध्यम। तो इस प्रकाश किरण का क्या जाता है, पुनः आंतरिक परावर्तन, और यहाँ पर ही पढ़ने पश्चात क्या होता है, पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। पुनः क्या करता है, सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। ये जो परावर्तित किरणें हैं, यह जब किसी प्रेक्षक के नेत्रों पर पहुँचता है, जब किसी प्रेक्षक के नेत्रों पर क्या करता है, पहुँचता है, तो उस प्रेक्षक को इस वृक्ष का जो है इसके नीचे आभासी परछाई दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, आभासी परछाई। जैसे लगता है ये परावर्तित किरण यहीं से मिलकर के आ रही है, तो इसको क्या दिखाई देता है, इस वस्तु का आभासी क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है ठीक इसके नीचे। तो व्यक्ति सोचता है कि यह तभी संभव हो पाता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब तभी हमें दिखता है जब उसके नीचे क्या हो, जल हो। तो इस कारण से इस व्यक्ति को क्या हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और सोचता है यहाँ पे जलाशय है, लेकिन वास्तव में जब उस स्थान में पहुंचा जाता है तो वहाँ पे कोई जलाशय नहीं होती है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं मरीचिका, और यह घटना किसके कारण होती है, पुनरांतरिक परावर्तन के कारण होती है। दूसरा जो घटना है, यह देखिए गर्म प्रदेशों में भी होता है और ठंडे प्रदेशों में भी होता है। अब इस ठंडे प्रदेशों की मरीचिका और गर्म प्रदेशों की मरीचिका में अंतर है। देखिए जो गर्म प्रदेश की मरीचिका होती है, इसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह उसके ठीक नीचे बनता है, वह उसके क्या बनता है, ठीक नीचे बनता है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में जो मरीचिका बनती है वह वस्तु के ऊपर बनती है, वो वस्तु की क्या करती है, ऊपरी सतह पर बनता है, तो वहाँ पे भी मरीचिका देखने को मिलता है। अब इसके बाद आता है देखिए हीरे का चमकना। तो हीरा भी पुनरांतरिक परावर्तन के आधार पर ही चमकता है। आइए समझते हैं किस प्रकार से चमकता है। देखिए हीरा जो है एक प्रकार का बहुत कठोर अधातु होता है, बहुत कठोर अधातु होता है, जिसका अपवर्तनांक काफी उच्च होता है, लगभग 2.4 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4, और इसका क्रांतिक कोण 24 अंश होता है। तो हीरे की एक विशेष आकृति में काटी गई होती है, हीरा जो होता है एक विशेष आकृति में कटी होती है, जिसके कारण उसमें जो है सभी फलकों से प्रकाश क्या आती है, अंदर प्रवेश करते हैं, और हीरे के भीतर विभिन्न सतहों से उनका क्या होता है, लगातार पुनरांतरिक परावर्तन होता रहता है, और जिस भी सतह पे उसका मान क्रांतिकोण 24 अंश से कम होता है, वह प्रकाश किरणें क्या करती है, उस सतह से बाहर निकल जाती है, और कोई व्यक्ति उस सतह को देखता है तो वह सतह उनको कैसा दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। तो इस प्रकार हीरा भी क्या करता है, पुनरांतरिक परावर्तन सिद्धांत पर चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद आता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद है प्रकाशिक तंतु। तो आइए समझते हैं प्रकाशिक तंतु का निर्माण किस प्रकार से होता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जो प्रकाशिक तंतु होती है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक कांच की परत होती है, इस प्रकार से हल्का दोनों तरफ ये कांच की एक नली होती है। ये जो होता है यह क्वार्टर या किसका बना होता है, क्वार्टर या कांच का बना होता है। किसका बना होता है, क्वार्टर या कांच की एक लंबी क्या होती है, स्लेट होती है। यह बहुत सारे लाखों तंतुओं से बना होता है। इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.7 होता है, 1.7 होता है। अब इसके बाद जो है, ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होता है, इस पर एक पतली इससे कम अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, इसका अपवर्तनांक होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.7 के करीब, ठीक है। और इसके ठीक नीचे इससे कम अपवर्तनांक का, इसके ठीक नीचे इससे कम अपवर्तनांक का एक अलग से लेयर बनाया जाता है। वो लेयर मान लीजिए इस प्रकार से एक लेयर और बनाया जाता है इसके नीचे, और इसके ऊपर भी एक लेयर बनाया जाता है, ठीक है। और ये लेयर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाशिक तंतु है। मान लीजिए क्वार्टज कांच का तंतु है, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। ये क्वार्टज कांच का तंतु है इस प्रकार से, और इसके ऊपर इसके नीचे क्या करता है, इसके नीचे भी एक प्रकार की लेयर होती है जिसका अपवर्तनांक इससे कम होता है, और इसका अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.5,
इसका अपवर्तनांक क्या होता है 1.5 होता है। तो जब इस प्रकार से ये बन जाता है तो इसको क्या करते हैं, एक बड़े से पाइप में क्या करते हैं, एक लंबा सा पाइप होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पाइप होता है। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पाइप। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश पाइप। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश पाइप। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित तंतु का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। प्रकाशित तंतु, प्रकाशित तंतु। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, इसको और ऐसे गाढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि यह प्लास्टिक होता है, फाइबर होता है अलग से, जो कि इसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि ये कांच का टुकड़ा होता है तो कहीं टूटे ना, इसके लिए इसको हम क्या करते हैं, बड़े से पाइप के अंदर ये पूरा मैकेनिज्म जो होता है फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश तंतु बनता है। अब देखिए, जो इसके अंदर वाला भाग होता है, ये उच्च कांच का और उच्च अपवर्तनांक का क्वार्टर या कांच का बना हुआ एक प्रकार से क्या होता है, माध्यम होता है। और इसके नीचे इससे कम माध्यम का, ये सघन माध्यम है, और ये क्या होता है उसके सापेक्ष विरल माध्यम, उससे कम अपवर्तनांक का एक लेयर बनाया जाता है दोनों तरफ, इस तरफ भी, ट्यूब के इस तरफ भी, दोनों तरफ एक लेयर बनाया जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोड। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। क्या बोलते हैं इसको, क्रोड। और ये जो खाली वाला जगह है इसको हम लोग बोलते हैं अधिपट्टी। क्या बोलते हैं, अधिपट्टी या अधिपट्टन, इसको बोलते हैं अधिपट्टन। इसको अधिपट्टन बोलते हैं, इसको क्रोड बोलते हैं, ठीक है। और अधिपट्टन और क्रोड होता है, और पूरे मैग्नीशियम को क्या करते हैं, एक पाइप के अंदर फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश तंतु का निर्माण होता है। अब ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह किस सिद्धांत करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कह सकते हैं प्रकाशिक तंतु क्या है, अगर प्रश्न पूछता है तो आप कह सकते हैं प्रकाशिक तंतु एक प्रकार के ऐसी युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और इसके माध्यम से किसी भी प्रकाश सिग्नल को बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश के रूप में ही भेजा जा सकता है। अब इसकी संरचना के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी संरचना स्पष्ट समझ लीजिए। इसमें कांच के उच्च अपवर्तनांक या क्वार्टर्स का उच्च अपवर्तनांक लगभग 1.7 का बना हुआ एक लंबी क्या होती है, तंतु होती है, और जिसके ऊपर इससे कम अपवर्तनांक का 1.5 अपवर्तनांक का एक दूसरा पदार्थ पालिश किया होता है। इस प्रकार से इसके भीतर जो होता है सघन माध्यम बन जाता है, और इसके बाहर क्या होता है, विरल माध्यम बन जाता है। अब इस पूरे मैग्नीशियम को, पूरे संरचना को हम लोग एक प्रकाश पाइप के अंदर फिट कर देते हैं, ताकि इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, प्रकाश पाइप के अंदर फिट कर देते हैं। इसकी कार्य सिद्धांत के बारे में करते हैं, इसकी संरचना। तो इस कार्य कैसे करता है, तो हमें इसके माध्यम से जिस भी प्रकाश सिग्नल को भेजना होता है, तो उसे एक विशेष कोण पर इसके भीतर भेजा जाता है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण को इसके भीतर हम किसी विशेष कोण पर, इस प्रकार किसी विशेष कोण पर भेजते हैं, तो यहाँ क्या होता है, यह इस प्रकार इस पर आपतित होता है कि इसमें जो ये किरण पहुंच रही है, इसमें जो क्रांतिक कोण से अधिक मान पे पहुंचता है, जो इसमें आपतन कोण बनता है वो क्रांतिक कोण से अधिक बनता है, और वह यहाँ से परावर्तित होकर के पुनः दूसरे पट्टी पर आता है, दूसरे पट्टी पर पड़ता है, और पुनः दूसरे पट्टी पर यह क्या करता है, क्रांतिक कोण से अधिक मान पे पहुंचता है, जिसके कारण यहाँ से इसका पुनः परावर्तन हो जाता है, और यह पुनः पहली पट्टी पे पहुंचता है। इस प्रकार से यह बिना ऊर्जा ह्रास के क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो यह क्या होता है, प्रकाश तंतु। तो हम लोग समझ गए प्रकाश तंतु क्या होता है, प्रकाश तंतु किस प्रकार से कार्य करता है, इसके उपयोग। अब इसके उपयोग की अगर बात की जाए, तो इसका उपयोग बहुत स्थानों पर किया जाता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो अंदर के सिस्टम होते हैं, जैसे आमाशय हो गया, अतड़ी हो गई, और मान लीजिए पित्त हो गया, या अन्य
चीज़ों की, जो आंतरिक भागों की अगर हमें जांच करनी होती है तो मुंह के जरिए ये जो होता है प्रकाश पाइप जो होता है वह मुंह के जरिए क्या करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और एक भारी मात्रा में प्रकाश पुंज को शरीर के भीतर भेजा जाता है, जिससे कि प्रकाश के कारण शरीर के छोटे छोटे भागों को भी इसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो इसका जो उपयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हैं। दूसरा इसका उपयोग क्या है, देखिए विद्युत सिग्नलों को प्रकाशित सिग्नलों के रूप में बदल करके, विद्युत सिग्नलों को प्रकाशित सिग्नलों के रूप में बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए भी हम प्रकाशित तंतु का निर्माण उपयोग करते हैं। इसका और बहुत सा कारण है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए फव्वारे जो होते हैं, जो भी सजावट में प्रयोग होते हैं जगह जगह शादी ब्याहों में, तो उस फव्वारे को चमकीला बनाने के लिए उस स्थान पर क्या करते हैं, ये जो होता है ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशित तंतु का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है फव्वारे चमकीले दिखते हैं। तो इस प्रकार इसका उपयोग जो बहुत स्थानों पे किया जा सकता है और ये महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम लोग श्रव्य, देखो सुनने वाले जो सिग्नल होते हैं उनको भी इस प्रकाशिक तंतु के जरिए से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो कह सकते हैं पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो प्रकाशित तंतु के निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस और लेंस से संबंधित अन्य सभी चीज़ों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।